औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ अनवारुल हक कराम हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के नफाज के बाद जनरल अमजद की तकर्री बतौर नैब चेयरमैन, उसके बाद जनाब खालिद मकबूल साहब की आमद बहार, और फिर तीसरी बात करेंगे हम मुनीर हफीज़ जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे का अख्तमाम किया, और आखिर में फिर हुकूमत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है यानी इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, इस पर भी मुख्तसर गुफ्तगू होगी। जब भी दुनिया के अंदर मार्शल लॉ नाफिज होते हैं तो वो अपने दामे फ्रेम में ये बात कहते हैं कि हम मुल्क से बदअनवानी, करप्शन, ज्यादती, जुल्म और तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए हम अवाम की खुशहाली के लिए अवाम की डिमांड पर तशरीफ़ लाते हैं। तो जनरल मुशर्रफ की ये सौगात थी नैब का एक ओहदा क्रिएट करना, और फिर उसमें जनरल अमजद बज़ाहिर बड़े कर्रोफर के मालिक थे, बड़े बहादराना इक़दाम करते थे, मासूम भी थे, शरीफुल नफ्स भी कहा जाता है, लेकिन वो दामे फ्रेम में आते हैं मोहतरम फवाद तारिक मलिक के और जनाब गज़नफ़र सैयद के। उन्होंने उन्हें इतनी लाफजनी की, इतनी मुबालगा राय से काम लिया कि हम ये रिश्वत सतानी और करप्शन की बुनियाद पर जो लोगों ने जायदादें बनाई हैं, हम इनको पकड़ेंगे और इनको पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जनरल अमजद साहब मासूमाना अंदाज से उनके दामे फ्रेम में आ गए और धोखा खाकर ब्रॉडशीट के साथ ही गैर मुनसफाना सा मुआहदा कर लिया। उसके बाद जनाब मोहतरम खालिद मकबूल साहब तशरीफ लाते हैं। खालिद मकबूल साहब की हवा ये थी कि सॉफ्ट जर्नल है, वो दूसरे इंसानों को मोहब्बत की रस्सी में बांधकर वो सियासी इंजीनियरिंग का इक़दाम से वाकिफ़ है। चौधरी साहबान को भी माफ़ी तलाफ़ी हुई, उनके हवाले से फिर सियासी ख़ानदानों पर डोरे डाले गए, उनके लिए एक नई सियासी कुव्वत का अंजाम दिया। और फिर जो मई 2001 से लेकर मई 2002 तक वो खालिद मकबूल साहब रहते हैं। उसके बाद फिर $5 लाख का भी मुआहदा करके जाते हैं कि जब वो रिकवरी का जिक्र शुरू हुआ तो ब्रॉडशीट के नुमाइंदे ने कहा कि हमने इतने पैसे आपको तलाश करके दिए हैं, तो आप हमें इसमें से कुछ हिस्सा दें। तो फिर $5 लाख का मुआहदा उनसे हुआ और फिर इसकी अदायगी के लिए मुश्किलात पैदा हुई। उसके बाद फिर जनाब जनरल मुनीर हफीज साहब आते हैं। उन्होंने ये काम किया कि ये समझ के कि ये मुआहदा नाकिस है, इब्तदाई तौर पर इसमें खामी कमी है, उन्होंने मुआहदा ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में ये सारी एक फहरिस्त पैदा होगी पाकिस्तान के खिलाफ। और जब लंदन हाई कोर्ट ने जनरल अमजद को बुलवाकर उनसे गुफ्तगू की, फिर उसी पर जनाब खालिद मकबूल साहब दोनों के बयानात के अंदर तजाद था। जनरल अमजद ने यह फरमाया कि ये ब्रॉडशीट वालों ने हमारे साथ गलत बयानी से काम लिया है, मुबालगा अमेज और मुगालता अमेज रवैया अख्तियार किया, हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन मुझे 3 माह के अंदर पता चल गया था कि ये हमारे साथ साजबाज के साथ साथ ये दगाबाजी और बदनीयती की अलामत बने हुए हैं। तो लेकिन जनरल अमजद भी अपने उस मुआहिद दौर के अंदर भी इसका खात्मा नहीं कर सका, और उसके बाद फिर जनरल खालिद मकबूल को लाया गया ताकि मुल्क के अंदर सियासी इंजीनियरिंग हो सके, वो मुशर्रफ के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उसने चौधरी साहबान को और बाकी लोगों को भी शामिल करके एक सियासी इंजीनियरिंग का काम किया, जिसके नतीजे में फिर एक सियासी कुव्वत पैदा हुई। और सियासी कुव्वत से उसी दौर के अंदर फिर जनरल खालिद मकबूल से उन्होंने ब्रॉडशीट वालों ने तकाजा किया कि हमें 5 लाख दिए जाए। उन्होंने बतौर टोकन के रिस्पेक्ट के 5 लाख का वायदा कर लिया, उनको देने के लिए कहा। इस पर डीजी गुम्मन ने भी एतराज़ात किए, बड़ा सख्त खत लिखा। लेकिन जब लंदन हाई कोर्ट ने जनरल अमजद के बयानात को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा गलत बयानी से काम लिया गया, हमें बेवकूफ़ी बनाई गई, इनमें वो एक्सपर्टीज और सलाहियतें नहीं थी जो पैसे निकालने के हो सके। लेकिन जनरल खालिद मकबूल ने कहा कि हम इनसे नाखुश नहीं थे, यानी हम इन पर इत्मीनान करते थे, हम चाहते थे कि इनको मजीद वक्त दिया जाए ताकि हम तयन कर सकें कि जो इन्होंने आइडेंटिफिकेशन की है उसमें इसका कितना हिस्सा बनता है। इन तमाम बातों को लेकर फिर उस फहरिस्त के अंदर जो 200 अफराद की फहरिस्त पेश की गई थी, उस फहरिस्त के अंदर बड़े बड़े जुगादरियों के, बड़े बड़े बहादुरों, सिपा सलारों के नाम, सियासत के फनकारों के नाम थे। मंसूर अलग का नाम था, जनाब आफ्ताब शेरपाव जो बाद में वजीर दाखिला बने उनका नाम था, फैसल सालेह याद का नाम था। 200 अफराद की ऐसी फहरिस्त थी जिनकी जायदादों को तलाश करना था। और फिर जब जनरल मुनीर हफीज साहब आते हैं, जर्नैल समझते हैं कि हमें कुल्ली ही मालूमात हासिल होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनियावी अमूर में जनरल साहबान जो हैं वो बड़े ही मासूम होते हैं, उनको इतनी मालूमात नहीं होती, इतनी मर्दम शनासी भी नहीं होती, वो सिर्फ डांग और कुव्वत से ही लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। जनरल मुनीर हफीज ने अपनी तमाम तर शराफत के बावजूद मुआहिदा ख़त्म किया, जिसके नतायज आजकल हम भुगत रहे हैं।
और ये बात वाक़तन ये बात है कि मुआहदे की शराइत जो जनाब जनरल अमजद ने फवाद तारक मलिक और सैयद गज़नफ़र अली सैयद के साथ मिलकर तय की थी, और जिसमें जनरल नईम साहब का नाम भी हवाला हुआ था जनरल अमजद से मुलाकात करने में, जेरी जेम्स से और डॉक्टर पैटर से जो मुआहदा हुआ उसके नतायज आज पूरी कौम आज तक भुगत रही है। फिर इसमें 10 अरब का भी हमें नुकसान हुआ, और फिर पूरी दुनिया के अंदर अदारों की सुबकी हुई, जर्नैलों की सुबकी हुई, सियासतदानों की सुबकी हुई, फिर ये इंतजामी अहदेदारों की सुबकी हुई। यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में लंदन हाई कोर्ट के हवाले से ये आप समझ लें कि वो बेआबरू होकर निकला है। और फिर वफाकी हुकूमत ने ये एक्शन लिया है कि उस पर एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया है, जिसमें जनाब जस्टिस अजमत सईद को इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उस पर हुकूमत से बाहर के जितने हल्के हैं उस पर इतराज़ात करते हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो। वो ये कहते हैं कि JIT में शामिल था, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने में भी ये फर्ज शामिल था। इसने जो JIT ने फरिस्त दी थी अफराद के अंदर, उन्हीं जायदादों को सामने रखकर लंदन हाई कोर्ट ने ये 20% जुर्माना जो बना है उनका, जिसमें अब $1 मिलियन शामिल हो गए हैं, वो पाकिस्तान की मुश्किलात में जिसने इजाफा किया है। शेख अजमत सईद साहब जो कि उस हवालों में मौजूद थे, इनकी तकर्री एक जानिबदार जज इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन की तकर्री होगी। मैं ये समझता हूँ इसको हुकूमत को ये चाहिए था, या फिर जनाब शेख अजमत सईद को भी चाहिए था हुकूमत किसी गैर मुतनाज़ जज को मुकर्रर करती, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता। फिर नैब ऐसा अदारा है जो खुद फ्रॉडों को तलाश करता है, खुद फ्रॉड का शिकार हो जाता है। नैब ने फिर जेरी जेम्स से जो मुआहदा किया, $1.5 मिलियन जो दिए उसको, और बेवकूफ़ी अंदाज के साथ इनसे धोखाधड़ी और फरेब से वो पैसे ले गया, अब उसका कौन वाली वारिस है? वो रकूम तो फिर नैब के चेयरमैनों से हमें उनकी पॉकेट से तलाश करके कौमी खजाने में जमा करवानी चाहिए। अब उसका ये एक तरीका था कि फिर या तो जुडिशल कमीशन बन जाता, इंक्वायरी कमीशन की बजाय गैर जानिबदार अदारा बन जाता, फिर नैब का एहतसाब कौन करेगा? ये भी बड़ी अहम बात है। नैब के जितने अफसर हैं वो आसमान से तो नहीं उतरे, ना वो इजराइल और जिब्राइल और मेकाइल की सलाहियतें रखते हैं, वो भी आम इंसान है। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लिए उनके असासाजात का हिसाब होना चाहिए, उनके अंदर जो इख्तियारात की ताकत है उसका तोड़ फोड़ करना चाहिए, वो जो एहतसाब है उसके एहतसाब की भी जरूरत है। और हमारी ये कोशिश ख्वाहिश होनी चाहिए पूरी पाकिस्तानी कौम की कि जो लोग एहतसाब के नाम पर इख्तियार में आते हैं वो पहले ही मईशत का बेड़ा कर देते हैं। मईशत को बहाल करने के लिए जरूरी है कि मुल्क में गैर जानिबदाराना एहतसाब का अदारा हो जो सबका एहतसाब करे, इख्तियार वालों का भी करे, अपोजिशन वालों को भी करे, और किसी को ये जुर्रत ना हो कि ये एहतसाब एक तरफा है। मैं ये समझता हूँ ये उम्मीद की जानी चाहिए हमें मौजूदा हुकूमत से कि वो इंक्वायरी कमीशन के बाद जो इंक्वायरी कमीशन में हकायक का अदराक होगा उसके मुताबिक चाहे अपने शामिल हों, चाहे जर्नैल शामिल हों, चाहे ब्यूरोक्रेट शामिल हों, सियासतदान शामिल हो, सबको कौम के सामने लाया जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत हुई है, हमारे मुल्क के अवाम को लूटा गया है, यहाँ बेवगान के पैसे टैक्स की सूरत में उन पर लगे हैं, वो हज़ारों करोड़ों अरबों की जो जायदादें बनाई हैं लोगों ने, उनका इंसाफ हो सके, पाकिस्तानी कौम को भी इंसाफ मिल सके। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रॉडशीट जितना इस पर गुफ्तगू हो गई ये वसीतर मुकालमा होता रहेगा, और फिर जब तक पाकिस्तान से अदलो इंसाफ यहाँ नाफिज नहीं होता ब्रॉडशीट का तस्करा होता रहेगा। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।